स्टार्ट करते हैं सारे इंपॉर्टेंस और सारे फंक्शंस इन अ वन गो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस जिसे हम कहते हैं ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, देन मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है ग्रुप गोल्स अचीव करने में, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क के साथ काम किया जाता है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाता है, हर एक इंडिविजुअल एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन दिखाई जाती है कि किस तरीके से आपको ओवरऑल गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना है। उसके बाद मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है किस तरीके से कि पांचों फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसको बेस्ट तरीके से परफॉर्म करके यहाँ पर रिड्यूस की जाती है कॉस्ट और इंक्रीज की जाती है प्रोडक्टिविटी। उसके बाद मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी चेंजेस होते हैं उसको अडेप्ट करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट करते हैं, ताकि हम जो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस हैं, जो भी कंपटीशन आ रहा है, हम उसको फेस कर सकें। उसके बाद मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी को भी अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से काम नहीं चलेगा। अगर एम्प्लॉइज के खुद के ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव नहीं होंगे तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं करने देंगे। तो हमें रिकंसाइल करना होता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को। मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी हेल्प करता है कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, ये बेसिक अमेनिटीज देते हैं हमारे वर्कर्स को, यानी कि जैसे कि उनके बच्चों को स्कूल भिजवाकर, मतलब फ्री एजुकेशन दिलवाकर, इनको मेडिकल फैसिलिटीज दिलवाकर, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं एट रीजनेबल कॉस्ट, मतलब बेचे जाते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी का डेवलपमेंट भी किया जाता है। नेक्स्ट, अब इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़े हैं 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर इसको लिखने का एक हमारा पर्पस ये है, केस स्टडी आती है ना, तो केस स्टडी के अंदर कई बार होता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देन उसके कुछ फीचर्स या इंपॉर्टेंस लिखे होते हैं। तो अगर आपने फंक्शन ही गलत आइडेंटिफाई किया तो फीचर इंपॉर्टेंस आप कैसे लिखोगे? तो आपको ये कॉमन लाइंस पता होनी चाहिए अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज सिंपली रिलेटेड टू डिसाइडिंग इन एडवांस दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। क्या करना है, कैसे करना है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, बेसिकली यही हमारी प्लानिंग होती है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या काम करते हैं? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करते हैं, टास्क को ग्रुप किया जाता है, अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश किया जाता है, रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, ताकि जो हमने प्लान किया है अंडर द प्लानिंग फंक्शन हम उसको अचीव कर सकें। स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को इन्वाइट करते हैं, अपने यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं। उसके बाद डायरेक्टिंग इज रिलेटेड टू लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग द पीपल और कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो भी हमारा टास्क है वो अचीव हो पाए। कंट्रोलिंग फंक्शन इज ऑल अबाउट द इवैल्यूएशन प्रोसेस, जहां पर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट द डेविएशंस। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस आती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर पूछी गई है, द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत कब होती है? जो एक बाइंडिंग फोर्स है हमारा, 3 जगहों पर हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, 3 सिचुएशन में। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, यानी कि जब भी आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो करेगा, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ने लग जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस अगर इंक्रीज हो रही हैं, तो वहां पर आपको सभी के एफर्ट्स को एक साथ लाने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, तो यहां पर जरूरत होती है कि अलग अलग फंक्शंस के बीच में भी हमें कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। आज का टाइम कहता है कि हमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन हमें जरूरत पड़ेगी कि क्योंकि हम अपने यहाँ पर स्पेशलिस्ट बुलाएंगे। अब अगर स्पेशलिस्ट एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हमें चाहिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अप्रोचेस एंड जजमेंट एंड ओपिनियंस ऑफ द स्पेशलिस्ट। ठीक है, बहुत की लाइंस आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। अगर आप इस वीडियो को बिफोर द एग्जाम देख रहे हो तो बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि हम रिवीजन मोड पे हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कहूंगी कि इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखकर याद करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वो हेडिंग देंगे और आपको प्रॉपर उसको लिखना होगा। कम से कम हो सकता है 1.3 नंबर के लायक आपको लिखना हो, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, ये तो की लाइंस है जो आगे लिखी हुई है, इसके साथ आप एग्जाम्पल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स। नंबर 2 इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड वन इज साइंटिफिक डिसीजन। फोर्थ इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। फिफ्थ वन इज फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सिक्स्थ वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब किस तरीके से मैनेजर यूजफुल इनसाइट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं,
अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ते हो तो यहां पर आप रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को डील कर सकते हो उसके साथ, क्योंकि आप जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बिल्डअप होगा, आप उस काम को और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके सामने मैनेजर सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस आएंगे आप उनको बहुत बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर हम सभी जानते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर को इस तरीके से समझाते हैं, बताते हैं कि आपको कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पता है बिटवीन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर एक प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो तो उसका क्या आउटकम आ सकता है। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो यूटिलाइजेशन होता है अपने रिसोर्सेज का बहुत सही तरीके से, और जब रिसोर्सेज सही तरीके से यूटिलाइज होंगे तो जो हमारा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगा। साइंटिफिक डिसीजन, यहां पे जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, थॉटफुल हैं, जस्टिफेबल है, यानी कि लॉजिक्स पे बेस्ड है। कोई भी आंख बंद करके हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई बायसनेस यहाँ पर नहीं होती है। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, एज पर द सिचुएशन। कई बार हम यहाँ पर अपने प्रिंसिपल्स के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रिजिड है, रिजिड नहीं है ये फ्लेक्सिबल है, जस्ट गाइडलाइंस है, आप चाहें तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस कर सकते हैं। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, जैसे कि इक्विटी का प्रिंसिपल कहता है कि जस्ट बिहेवियर होना चाहिए, सबके साथ फेयर बिहेवियर होना चाहिए, और वहीं पर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी यही कहते हैं कि सभी को सही पे मिलनी चाहिए, ऐसी पे जिसको एम्प्लॉय भी लेकर खुश हो और ऐसी पे जिसको कंपनी भी देकर खुश हो। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे होते हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, जितने भी ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, कल को अगर आप जाते हो मैनेजमेंट की फील्ड में तो आपके करिकुलम का पार्ट होंगे ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, आपको बिगिनर्स लेवल पे यही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस आता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का, जहां पर 6 हमारे पास इंपॉर्टेंस है इसकी। फर्स्ट इज इट enables the firm to identify the opportunity and getting the first mover advantage, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी वो पॉजिटिव ट्रेंड्स है जो किसी भी बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। बस हमें ढूंढना है अपने कंपटीटर से पहले कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, और उसको सबसे पहले ग्रास्प करके हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि क्या करनी है, सक्सेस हासिल करनी है कंपटीटर से पहले। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, यानी कि यहाँ पर थ्रेट भी होते हैं, थ्रेट मतलब द नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड जो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं, जैसे मार्केट में किसी भी कंपटीटर का एंटर हो जाना और किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का एक नेगेटिव एटीट्यूड हो जाना, कहीं ना कहीं हमारे लिए थ्रेट होता है जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। उसके बाद टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कैपिटल है, मशीन्स है, लेबर है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम इसको आगे बेचेंगे भी, तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से ही मिल रहे हैं। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, यानी कि लगातार अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करोगे और उसके साथ डील कर पाओगे, यानी कि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो हम उसके साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। उसके बाद इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है दैट आईटीसी होटल्स प्लान द न्यू होटल इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग द बूम इन टूरिस्ट सेक्टर, कि जब उन्हें लिखा कि टूरिज्म ज्यादा बढ़ रहा है तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा होटल्स खुलवाने शुरू किए। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आप करेक्टली एनालाइज करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं, तो यहां पर आप अपनी करंट ही नहीं जो फ्यूचर बिजनेस परफॉर्मेंस है आप उनको भी इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंस है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, Number 2 is reduces the risk of uncertainty. 3 is reduces the overlapping and wasteful activities. It promotes innovative ideas. It facilitates decision making. It establishes the standard for the controlling. अब प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लानिंग आपको एडवांस में बता देता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, तो इससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि सबको ये पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाके काम करना है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि जो भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं उसको हम एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं, तो प्लानिंग यहाँ पर आने वाले चेंजेस के साथ कैसे आपको डील करना है बेसिकली वो सिखा देता है। वो आपके अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट तो नहीं कर सकता लेकिन उसके इंटेंसिटी को रिड्यूस जरूर कर सकता है। प्लानिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को भी रिड्यूस करता है। कैसे? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पर्सन को क्लियरली ये बात पता होती है कि उसको क्या काम करना है, पहले से सारी चीजें बातचीत हो चुकी होती है जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और यूजलेस और ये जो रिडंडेंट एक्टिविटीज होती हैं उसको हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं।
प्लानिंग हमारे यहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज को भी प्रमोट करता है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं इन एडवांस, जहां पर हम न्यू न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं, क्योंकि डिस्कशन होता है, हर एक किसी के पास कोई ना कोई यूनिक आइडिया होता है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है, तो न्यू मेथड्स और न्यू इन्वेंशंस को यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है। यहाँ पर प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर बेस्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो डिसीजन हम ले रहे हैं। इट एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गोल्स हैं, वो स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमें वो बेंचमार्क मिलता है जिसके अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर हम पढ़ तो इंपॉर्टेंस और फंक्शंस रहे थे, लेकिन मैंने लिमिटेशन भी इंक्लूड कर दी है, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा, तो अगर आप इसको कर ही रहे हैं तो साथ में लिमिटेशन भी पढ़कर चलते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन है, इट लीड्स टू द रिजिडिटी, यानी कि प्लानिंग क्या करता है, रिजिडिटी लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्री डिसाइडेड प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है, आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप उस प्लान को चेंज कर सको। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड करनी पड़ती है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस होती है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, जो हम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, जो भी हम स्पेशलिस्ट बुलाते हैं, उनको सैलरी वगैरह देनी होती है, फी देनी होती है उनकी, तो उसे बहुत सारा पैसा लगता है। बट हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी जो बेनिफिट्स, जो कॉस्ट है वो बेनिफिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी एज वेल, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बेसिकली प्लान्स वही बनाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू जो प्लान्स बनाए गए हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट उसको फॉलो करता है, वो ना ही उस प्लान से हटकर कुछ कर सकते हैं, ना ही उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद जो प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती, यानी कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लगातार बदलता रहता है, और उस बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ हमारा जो प्लानिंग है, जो प्लान हमने बनाया होगा, वो वर्क नहीं कर पाता समटाइम्स। प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता कि आपको लगता हो कि पहले जो सक्सेसफुल प्लान था वो अगली बार भी सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं है। तो मैनेजर्स की जो आदत है कि जो प्रीवियस सक्सेसफुल प्लान्स होते हैं उसी को बार बार अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि वो आपको सक्सेस ही दे। टाइम कंज्यूमिंग है प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पर जब आप मीटिंग्स हेल्ड करते हो, डिस्कशन करते हो, तो उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि इंप्लीमेंटेशन में जो है, फॉर्मुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व हो जाता है कि हमारे पास उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम नहीं बचता। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर यहाँ पर अब मैं बताती हूँ कि कंफ्यूजन कहाँ है। अब तक कंफ्यूजन नहीं था, अब तक जितने भी आपने पॉइंट्स पढ़े ना वो सब अलग थे, आप बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूज नहीं होगे। बट यहां से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ इसी चैप्टर में ही एक कंफ्यूजन है कि ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लगती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई पॉइंट है जो सेम लग रहा है तीनों में, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस में भी है, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में भी है, और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, यहां पर भी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल है। तो आप चाहें तो सब में सेम चीज लिख सकते हैं, एक सेम हेडिंग का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि जैसे फैसिलिटेट ग्रोथ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में भी और डेलीगेशन में भी है, तो आप सेम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसे नहीं है कि आपको अलग अलग उसके लिए याद करना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन, आप सेम एक्सप्लेनेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए सारी चीजें एक साथ कराई जा रही हैं ताकि आप एक कंपैरिजन कर पाओ। तो ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला बेनिफिट है द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में हम काम को बांटते हैं, काम को बांटने की वजह से क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जॉब रेगुलर बेसिस पे की जा रही है, आप रोज आके वही काम कर रहे हो, तो रिपीटेटिव परफॉर्मेंस की वजह से आपको उस पर्टिकुलर टास्क में क्या हो जाती है, आपकी स्पेशलाइजेशन आ जाती है। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, हम ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में अभी ये पढ़ के आए कि यहाँ पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाया जाता है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये ऑर्गेनाइजिंग में जाकर ही तय होता है। तो कोई भी आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, क्लियरली एक वर्किंग रिलेशनशिप यहाँ पे बनाया जाता है, दैट हु हैज टू रिपोर्ट टू हू। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है यहाँ पे रिसोर्सेज का, क्यों, क्योंकि क्लियर डिस्क्रिप्शन है ना, काम क्या करना है, क्या ड्यूटी है, क्या आपको रिसोर्स चाहिए होंगे, वो पहले से ही डिफाइंड है, तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता है। उसके बाद अडेप्टेशन टू चेंज, भाई यहाँ पर ना हमारे पास अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कि अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हो तो एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फंक्शनल स्ट्रक्चर, हम उसको यूज करते हैं। हम अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो रहे हैं, यानी कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं।
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस हो हम उसके साथ अपने आप को अडेप्ट कर सके। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग क्लियर डिस्क्रिप्शन देता है सारी जॉब्स और ड्यूटीज का, तो इसकी वजह से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर चलाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, क्योंकि ना यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर एक सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को अपने रूटीन जो जॉब है उससे रिलेटेड अथॉरिटी सौंप देता है। तो जब हम डेलीगेट करते हैं ना इस तरीके से काम को, तो यहाँ पर उस मैनेजर को चांस मिलता है कि वो अपने क्रिएटिव आइडियाज को यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएगा। एट द सेम टाइम जो मेन पर्सन है यानी कि जिसका काम रिड्यूस हुआ है वो एक नए नए एरियाज में एक्सेल कर सकता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। पहला, इफेक्टिव मैनेजमेंट। यहां पर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास अब टाइम है। भाई मैं रोज ना कुछ छोटी छोटी कामों में फंसी हुई हूँ कि मुझे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, तो ये मेरा कुछ ऐसा टास्क है जो मेरा मेन काम है। मेन काम मेरा क्या है? टीचिंग, कि मुझे टीचिंग कंटेंट यहाँ पर देना है, टीचिंग रिसोर्स देना है, ठीक है। बट मैं उसको इतना टाइम इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। बट वहीं पे मैं क्या करूं, अपना यही रूटीन काम मैं किसी और को सौंप दूं, तो मुझे टाइम मिलेगा जिसको मैं यूटिलाइज कर सकूंगी कि मुझे टीचिंग में क्या करना है, उसके लिए मैं नई नई चीजें इवॉल्व कर पाऊंगी, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय डेवलपमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट इसलिए होता है कि जब हम उनको रूटीन काम सौंप देंगे, मैं पहले जो अपने आप एडिटिंग करी थी मुझे शायद इतना नहीं ज्ञान हो, पर मैंने यही काम अपने एक सबऑर्डिनेट को सौंप दिया जिसको ये काम करना आता है, तो कहीं ना कहीं उसका वो जो टैलेंट है वो सामने निकल कर आएगा कि अब तक जो मुझे नहीं पता था अब मुझे उसके बारे में पता चल रहा है, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। मोटिवेशन होता है, मैं अगर अपना काम किसी इंप्लॉय को सौंप रही हूँ तो दैट मींस मेरा कॉन्फिडेंस है ना उसके अंदर कि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ कि वो इस काम को बहुत बेटर तरीके से कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जब ये कमिटमेंट आता है, दोनों के पार्ट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हो जाते हैं। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, यहीं पर जाकर ही सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग ना अथॉरिटी डिजाइन करती है, तो जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी ऑब्वियसली वो सुपीरियर है, जिसके पास कम अथॉरिटी वो क्या है, हमारे लिए सबऑर्डिनेट है, तो इसलिए हायरार्की हमारी क्रिएट होती है। इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ, यहाँ पर एक रेडी वर्कफोर्स होती है हमारे पास। क्यों? हम ना डेली काम डेलीगेट कर करके, जैसे कि मैंने तुम्हें रोज अपना काम सिखा दी कि देखो पहले ये करना होता है, फिर ये करना होता है, फिर ये करना होता है, मैं रोज आपसे कुछ ना कुछ काम करा रही हूँ। 1 महीने तक मैंने तुम्हें पूरी ट्रेनिंग दी इस तरीके से। अब क्या होगा कि जब मुझे नेक्स्ट चीज के लिए प्लान करना होगा तो मुझे पता है कि यस आप रेडी हो, आप ये काम कर सकते हो, तो एक रेडी वर्कफोर्स आ जाती है। बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज नहीं है क्योंकि पहले से ही क्लियर डिस्क्रिप्शन है, कोई ओवरलैपिंग भी नहीं है, डुप्लीकेशन भी नहीं है ड्यूटीज का, क्योंकि क्लियर पिक्चर है कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। परेशान तो नहीं होगी गुंजन? थोड़ी देर में तुम्हें भी कह दूंगी जाना है तो चली जाओ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, कम से कम एक बार गो थ्रू तो कर पा रही हो ना। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है डेवलप द इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट, यानी कि ये हमारे सबऑर्डिनेट्स को ये सिखाता है कि किस तरीके से आप पहला कदम आगे लेकर बढ़ सकते हो, आपको जो भी आपके आगे चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खुद से कैसे सॉल्व करना ये आप सीखते हो। क्यों? क्योंकि डेलीगेशन के अंदर फ्रीडम लिमिटेड है, डिसेंट्रलाइजेशन में आपके पास फ्रीडम ज्यादा है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन पूरे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अथॉरिटी देने का काम करता है, जहां पर आप सेल्फ रियलाइंट होते हो, आप खुद से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना सीखते हो। अब क्योंकि इनिशिएटिव ले रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मैनेजरल टैलेंट जो है फ्यूचर के लिए वो निकल कर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी एबिलिटीज को प्रूफ करने का चांस मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर हम तो एक रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें किसी को मैनेजर बनाना होगा तो हम यहाँ से देख पाएंगे। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि आपको आप ही के लेवल की, यानी कि जितनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना वहीं के लायक मैंने आपको अथॉरिटी भी दे दी है, तो डिसीजन वही हो रहा है जहां पर एक्शन है, तो क्विकली डिसीजन लिया जा सकता है। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर वो अपने रूटीन जॉब से फ्री हो चुके हैं, अब जो भी उनके इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इंपॉर्टेंट मैटर्स है या इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग है वो उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ग्रोथ, इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ, यानी कि यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं उनको ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम मिलती है, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बेटर कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसको हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे इवैल्यूएट कर रहे हैं ताकि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। क्या है, अगर आप अच्छे से स्टाफिंग करते हो तो आपको कॉम्पिटेंट पर्सनल मिलेंगे, उसके अलावा हायर परफॉर्मेंस होगी। क्यों? क्योंकि आपने राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखा है। कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ रहेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अगर आपने स्टाफिंग सही से नहीं करी, भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ है, अंडर स्टाफ्ड है, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो ओवर स्टाफिंग होगी तो आप शिफ्ट कर सकते हो, अंडर स्टाफिंग होगी तो जहां पर ज्यादा स्टाफ है वहां से आप उनको ट्रांसफर करा सकते हो।
उसके अलावा इट यूटिलाइज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर आप राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए रखोगे तो यूटिलाइजेशन सही हो पाएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा, एम्प्लॉयज का मोरल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जहां पर हमें सबसे पहले पढ़ना है इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कंट्रोलिंग का मतलब यही होता है इवैल्यूएशन बेसिकली। तो यहाँ पर ना कंट्रोलिंग आपको आपकी गलतियां लेकर आता है आपके सामने, तो आपको बताता है कि आपको कैसे राइट ट्रैक पे रहना है। वो इमीडिएटली आपको बताएगा कि देखो यहाँ आपको एक्शन लेने की जरूरत है, तो जिससे आप अपने गोल्स को टाइम से अचीव कर पाओगे। इट जज द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड ऑल्सो। देखो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम वही होता है जो टाइम टू टाइम ये चेक करता रहे कि हमने जो बेंचमार्क सेट किए हैं, बेसिकली हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, क्या वो एक्यूरेट है या उसके अंदर कोई चेंज करने की जरूरत है। तो केयरफुल चेकिंग चलती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ना ऑलमोस्ट सब में है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो आप इसको एक कॉमन पॉइंट लेकर चल सकते हो कि ये तो हमें सब में ही लिखना है, ठीक। तो प्रोसेस जो है कंट्रोल की वो क्या करती है, वेस्टेज को अवॉइड करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने वही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। इंप्रूविंग द एम्प्लॉयज मोटिवेशन, कैसे? यहाँ पे हमने अपने एम्प्लॉयज को ये बता दिया कि देखो ये है हमारा परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड, आपको 100 यूनिट्स बनानी है, इससे हम आपको इवैल्यूएट करेंगे। तो हर एक एम्प्लॉय को ये पता है कि उनकी परफॉर्मेंस को किससे मेजर किया जाएगा, किससे कंपेयर किया जाएगा। तो हर कोई उस टारगेट को फिर अचीव करने की कोशिश करता है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं। उसके बाद इट इंश्योर्स द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन होता है, क्योंकि बहुत बार ना एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर एम्प्लॉयज की हर एक एक्टिविटी के ऊपर एक क्लोज चेक किया जाता है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरास के थ्रू भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के ऊपर एक नजर रखी जाती है। इट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करता है, मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम, और लास्ट में क्या करता है कि भाई सभी लोग अपने प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उस चीज का ध्यान रखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस इन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक ऐसा टॉपिक है, वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर बच्चा छोड़कर ही जाता है इसको, बट मैं कहूंगी कि फिर भी पढ़ जाना चाहिए आपको, मतलब एक बार तो हर एक टॉपिक को आपको गो थ्रू करना चाहिए। तो यहाँ पर है सबसे पहला साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन लेते हो, जैसे कि अगर हम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है। तो यहाँ पे जितने से भी आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट की होगी उतने से ही आपका वो जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का ब्लॉक है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट करता है। Next is the quantum of the current assets and its breakup into the cash, inventory and the receivable. Quantum का मतलब होता है यहाँ पर क्वांटिटी, कि आप जो भी क्वांटिटी करंट एसेट्स की यहाँ पर सोचकर चलते हो वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के डिसीजन को, फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करती है कि आप कितना क्रेडिट अलाउड कर रहे हो, कितने डेटर्स हैं आपके पास, कितना आपने इन्वेंट्री होल्ड कर रखा है, ठीक है, या कितना कैश है आपके पास। तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगा। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म सोर्सेस से कितना पैसा लेते हो या शॉर्ट टर्म का कितना पैसा आता है और उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हो, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। द ब्रेकअप ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन इनटू डेट एंड इक्विटी। ये भी देखना है आपके डेट से कितना पैसा आएगा, यानी कि उधारी कितनी होगी, और आप इक्विटी के फॉर्म में कितना फंड रेज करोगे, तो दोनों को हमें यहाँ पर देखना होता है। और इन सभी चीजों का इंपैक्ट किस पे पड़ता है, ऑल द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई अगर आप डेट लोगे तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, इक्विटी होगी तो डिविडेंड जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ओवरऑल हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइट जल रही है, रेड लाइट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये हमें जरूर पढ़ के जाना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम फोरकास्टिंग करेंगे दैट व्हाट में हैपन इन द फ्यूचर, की फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिससे हम डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन को यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमें बिजनेस शॉक्स और सरप्राइजेस से बचाता है ताकि हम प्रिपेयर हो सके फ्यूचर के लिए। उसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग बिजनेस फंक्शंस को, ये रिड्यूस करता है वेस्टेज, एनी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स और गैप्स इन द प्लानिंग। ये प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करने की कोशिश करता है। ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को कॉन्टिन्यूस बेसिस पर लिंक करता है कि यहां से पैसा आएगा और यहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा। ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन को आसान बनाता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप बुक 2 कर रहे हैं तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 के फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही 2 है हमारे पास। मेन टॉपिक ही यही है, मैं कहूंगी इस चैप्टर के अंदर, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड द फंक्शंस ऑफ सेबी।
तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी एंड द मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। आप ये पूरा लिखेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हो, यानी कि जो आपके सेकेंडरी मार्केट है बेसिकली वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज ही होती है। तो यहां पर आप अपने उन शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक मार्केट आपकी मदद करता है स्टॉक एक्सचेंज की, आप अपनी सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन कर सकते हो। यहाँ डिमांड कर्व होता है स्टॉक एक्सचेंज का, सप्लाई कर्व होता है, जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे प्राइस डिसाइड कर दी जाती है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन भी है क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप डीलिंग करते हो वो सारी वेल रेगुलेटेड होती हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है, जहां पर पब्लिक को एक सेफ और फेयर डीलिंग होती है क्योंकि जितने मेंबर्स होते हैं यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअसली जो सिक्योरिटीज हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिससे एक प्रोसेस चल रही है डिसइन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसे को निकाल रहे हैं लगा रहे हैं। तो जिससे आपका जो पैसा है, जो आपकी सेविंग है, वो पूरी इकोनॉमी के अंदर चैनलाइज यानी कि यूटिलाइज की जा रही है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, यानी कि यहाँ पर सही ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके जितनी भी इश्यूज है उनको रेगुलेट करके स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है टू एडुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, कि उन्हें समझाते हैं कि देखो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम, स्टॉक एक्सचेंज में काम हो रहा है, कब आपको खरीदना चाहिए, कब आपको बेचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है। तो इससे एनकरेज किया जाता है इन्वेस्टर्स को कि वो ऑनरशिप सिक्योरिटीज में पैसा लगाएं। प्रोवाइडिंग द स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, यानी कि जनरली ऐसा कहा जाता है कि स्पेकुलेशन जरूरी होती है टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए एक अनुमान टाइप यानी कि स्पेकुलेशंस यहाँ पर होते हैं, बट इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि ये स्पेकुलेशन एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में हो। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास फंक्शंस ऑफ सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या फंक्शन है। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से करना बच्चे, क्योंकि यहाँ पर 3 तरीके का रोल हमारा सेबी प्ले करता है। फंक्शंस है उसके 3 तरीके के, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल और प्रोटेक्टिव। तो रेगुलेटरी फंक्शन में सारे रेगुलेशन से रिलेटेड फंक्शन होंगे, जैसे कि ब्रोकर, सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन करना, या और भी जो लोग हैं मार्केट के अंदर जिनको प्लेयर्स बोला जाता है उन सभी का रजिस्ट्रेशन। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और म्यूचुअल फंड्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। स्टॉक ब्रोकर को रेगुलेट करना है, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना है, अंडरराइटर्स है, मर्केंट बैंकर्स है, या जो भी बिजनेस है हमारा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उन सभी चीजों को हमें रेगुलेट करना होगा। जो भी टेक ओवर बिड्स हैं कंपनीज की उसको भी हम रेगुलेट करेंगे। जब भी जरूरत होगी इंस्पेक्शन के लिए बुलाएंगे स्टॉक एक्सचेंज को, इंक्वायरीज करेंगे, उनकी ऑडिटिंग करेंगे, इंटरमीडियरीज हो चाहे स्टॉक ब्रोकर्स हो या स्टॉक एक्सचेंजेस ही क्यों ना हो। कोई भी फी अगर हमें इनके ऊपर लगानी होगी एज पर द पर्पस ऑफ आवर एक्ट तो वो फीस भी लगाई जा सकती है। उसके अलावा भी जो हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो अगर जो भी गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ और पावर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो देखो ना, इससे वो क्या कर रहे हैं, एज अ रेगुलेटरी बॉडी वर्क कर पा रहे हैं। अब डेवलपमेंट के लिए ये लोग क्या करती है हमारी सेबी, कि इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग देती है, रिसर्च कंडक्ट करती है, पब्लिश करती है इंफॉर्मेशन ताकि सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता चल सके। जो भी ऐसा उन्हें काम करना होगा कि कैपिटल मार्केट को डेवलप करना है उसके लिए वो क्या करते हैं, सारे काम वो करते हैं ताकि फ्लेक्सिबली हर कोई कैपिटल मार्केट को अप्रोच कर पाए। प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर, जितने भी अनफेयर या फिर फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर रोक लगाई जाती है, मैनिपुलेशंस पे रोक लगाई जाती है, कंट्रोल किया जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग को, और अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे पेनल्टी लगाते हैं। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए सारे स्टेप्स उठाते हैं ये, और फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट को ये लोग प्रमोट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जरूर जाना है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स, जहां पर वो डायरेक्टली आपको पॉइंट्स देंगे। 12 पॉइंट है, 12 के 12 पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, विद एग्जांपल्स करके जाओगे तो और अच्छा सा लिख पाओगे। तो पहला फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन, जहां पर आपको क्या करना है, एज अ मार्केटर सबसे पहले मार्केट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसको एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ स्वॉट एनालिसिस, जहां पर आप स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स चेक करोगे ऑफ योर कंपिटिटर्स एंड अपना भी। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे मार्केटिंग प्लानिंग, यानी कि किस तरीके से आप मार्केट के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके लिए आप अपने पूरी प्लानिंग करेंगे। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का जो डिजाइन होता है वो उस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है और कस्टमर्स को भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है टू बाय द प्रोडक्ट। तो एक गुड डिजाइन एक कंपिटिटिव एडवांटेज देता है आपको मार्केट के अंदर। प्लस उसके डेवलपमेंट के बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि कल को अगर आपको सेम प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़े तो वो आप कर सकें।
स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग अगला आता है हमारे पास। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आपके सामने एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, सपोज करो एक मैंने सैंपल रख दिया है, आपको सारा सामान वैसे ही बनाना है, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ग्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को उसकी को क्लासिफाई करना, चाहे उसके वेट के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, क्वालिटी के बेसिस पर, उसे ग्रेडिंग कहा जाता है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी प्रोडक्ट का पैकेज है उसको डिजाइन और डेवलप करना। लेबलिंग, उसी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन को डालना लेबलिंग कहलाता है। ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी देना, जहां पर वो आपको आपके कॉम्पिटिटर से हटकर बनाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ब्रांडिंग होता है वो कस्टमर लॉयल्टी भी बिल्डअप करता है और सेल्स को भी प्रमोट करता है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस की बात करूं तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, टेक्निकल सर्विसेज देना, तो ये सारी चीजें भी कई बार मार्केटिंग के अंदर बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमें ना अपने कस्टमर के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना है। हम ये नहीं चाहते कि वो एक बार आया, सामान लेकर चला गया, दोबारा ना आए, वो दोबारा भी आए और 10 लोगों को भी बताए, हम ये चाहते हैं। तो उसके लिए कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बहुत जरूरी है। ब्रांडिंग पैकेजिंग से बिल्कुल अलग होती है। हाँ, मतलब ब्रांड नेम लिखा जाता है पैकेजिंग के ऊपर। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करना होगा, यानी कि आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइस रहेगी, वो क्या अमाउंट होगा जिसपे आप अपने कस्टमर को अपना सामान बेचेंगे, जिसके लिए आप बहुत सारे फैक्टर्स को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, लाइक द प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, द यूटिलिटी एंड डिमांड हो गया, कॉम्पिटिटर्स प्राइस क्या चल रही है, तो सारी चीजें देखी जाती हैं। प्रमोशन, कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कस्टमर को बता रहे हो, परसुएड कर रहे हो अबाउट योर प्रोडक्ट, इन्फॉर्म कर रहे हो कि आपने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है, आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हम दो काम करते हैं, एक तो डिसीजन लेंगे कि हमें कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है, कितने इंटरमीडियरीज होने चाहिए, कितने मिडलमैन होने चाहिए। दूसरा, किस तरीके से फिजिकल मूवमेंट होगा हमारे गुड्स का फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मतलब है वही कि आप फिजिकल मूवमेंट कर रहे हो, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बेसिकली आप यूज करोगे फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। स्टोरेज, जो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, जो एक गैप को कवर अप करेगा कि एक टाइम वो है जब हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ और एक टाइम वो है जहां पर वो कंजप्शन के लिए चाहिए, तो इस टाइम यूटिलिटी को कंप्लीट करता है द स्टोरेज फंक्शन, जिसके अंदर हम वेयर हाउसिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने ना फंक्शंस और इंपॉर्टेंस के अंदर ब्रांडिंग के एडवांटेजेस भी डाल दिए, क्योंकि कई बार बच्चा इसको स्किप कर जाता है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है इंक्लूड। तो एक ब्रांडिंग के एडवांटेज मार्केटर्स को क्या है और कस्टमर्स को क्या है। अगर मैं मार्केटर्स के लिए बात करूं तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर पा रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट कर पा रहा है, प्राइस अलग से सेट कर पा रहा है, नए प्रोडक्ट को इजीली इंट्रोड्यूस कर पा रहा है, अगर अच्छा ब्रांड उसने एस्टैब्लिश कर लिया है। कस्टमर ब्रांड क्यों देखता है? प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, कई बार क्वालिटी को देखते हैं, हम उससे जज करते हैं क्वालिटी ब्रांड नेम के हिसाब से, अपने स्टेटस सिंबल के लिए हम उस ब्रांड को इस्तेमाल करते हैं। आपके एनसीईआरटी में 3 है तो मैं कहूंगी आप ये 3 ही पढ़ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3 P's यहाँ पर भी दिख रहे होंगे कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन और प्रोडक्ट प्रमोशन। तो यहाँ पे पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम पैकेट को देखकर, प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है पैकेट के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स होती हैं जो पैकेट पे ही लिखी होती हैं। प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन भी है कि जो स्पॉइलेज, ब्रेकेज है या इंसेक्ट अटैक है, केमिकल चेंज है, मॉइस्चर है, उससे आप अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ दैट पैकेज। कुछ पैकेज ऐसे होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं द यूज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि हमें अगर लेकर जाने से स्कूल में हम लंच में टमाटो केचप लेकर जाना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी बॉटल्स तो नहीं ले जा सकते, कुछ छोटे छोटे उन्होंने वो पैकेट्स डेवलप कर दिए जिसको हम इजिली कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। बाद हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ लेबलिंग पे। तो फंक्शंस ऑफ लेबलिंग के अंदर हम लोग पहला फंक्शन पढ़ते हैं डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड्स कंटेंट, यानी कि एक जो लेबल है वो किसी भी प्रोडक्ट को डिफाइन करता है और उसके कंटेंट के बारे में बताता है कि बेसिकली वो जो प्रोडक्ट है वो किन चीजों से बना है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स वगैरह जैसे लिखे होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, कहीं ना कहीं आपका जो लेबल है वो आपको कंपनी के बारे में बता रहा है, ब्रांड के बारे में बता रहा है, जैसे कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। प्रोडक्ट की ग्रेडिंग, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी टी है, वो अलग अलग उसमें आती है फ्लेवर्स में, जैसे ग्रीन लेबल है, येलो लेबल है, कि इसमें इलायची है, इसमें तुलसी है, तो ये सारी ग्रेडिंग कहलाती है। प्रमोशन, जितने प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं वो सारे पैकेट के ऊपर ही लिखे होते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग कि 25% एक्स्ट्रा है, बाय दिस गेट दिस फ्री, जो टैगलाइंस होती हैं अच्छी अच्छी वहीं पे लिखी होती हैं।
प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, कहीं पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लॉ कहता है जी आपको बतानी पड़ेगी, जैसे कि तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है, तो भैया वो बता रहे हैं कि मत पियो, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। पहले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अरे भैया जिनको सामान बेचना है अगर उनके खिलाफ जाओगे तो काम नहीं कर पाओगे, तो अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अपना देखना है, लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहते हो, तो कस्टमर को सेटिस्फाइड रखो ताकि वो रिपीटेड सेल करें और आपका कस्टमर बेस हमेशा इंक्रीज हो। बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, वो एक कहावत है ना कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो, तो यही वो कह रहे हैं कि आप सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो और फिर उन्हें ही अगर ठगोगे, उनके साथ ही गलत करोगे, तो आपके साथ भी गलत हो सकता है, तो उनको प्रोटेक्टेड रखो। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, आप बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, वर्कर्स हैं, उनको अच्छी पे दो, अच्छा एनवायरमेंट दो, गवर्नमेंट को टाइम से टैक्स पे करो, जो शेयर होल्डर है उसको अच्छे से डिविडेंड पे करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये काम करना है। मॉरल जस्टिफिकेशन, अरे भाई हमारी मॉरल वैल्यूज भी यही कहती हैं कि जो बिजनेसमैन है उन्हें हमेशा ही एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटीज से दूर रहना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देना, मतलब किसी को धोखा देकर अगर आप ये काम कर रहे हो तो उस ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे, तो मॉरली जस्टिफाइड नहीं है ये सारी चीजें। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और गलत काम करोगे तो तुम्हें पिटाई लगाने के लिए गवर्नमेंट जरूर आएगी, तो अगर आप नहीं चाहते कि गवर्नमेंट इंटरवेन करे आपके बिजनेस में, नए नए लॉ बनाए या तुम्हारे पे पेनल्टी लगाए, तो भैया सही तरीके से काम करो। उसके बाद इंपॉर्टेंस फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया हमारा भोला भाला कंज्यूमर है, इग्नोरेंट है कि उसके पास क्या राइट्स है, क्या रिलीफ्स है, उसको पता ही नहीं है, तो उसको बताने की जरूरत है कि भैया तुम्हारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, खुद को प्रोटेक्टेड रखो, जागो ग्राहक जागो। उसके बाद अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, हमारे जो कंज्यूमर्स है कहीं वो बिखर जाते हैं, बट उनको यूनाइट करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है कि एक साथ आओ और आवाज उठाओ गलत की तरफ। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, फिर भी लार्ज स्केल पे बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है जिससे कंज्यूमर्स को लूटा जा रहा है, तो अपने कंज्यूमर्स को इन सभी एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंस और फंक्शंस जो मैंने यहाँ पर आपको बहुत जल्दी जल्दी वन शॉट में क्लियर कर दिए हैं। अब आपका आज का काम यही है कि आपको कल अगली वीडियो आने से पहले यहाँ तक ये सारा काम करके रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आप लिख लो ताकि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।